अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन का चैप्टर चल रहा था, जो कि गैरिसन नोरिन ब्रीवर के एडिशन 15 मैनेजेरियल अकाउंटिंग की बुक से हम ये चैप्टर कर रहे थे। और इसका जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1, जिसके अंदर हमने पे बैक पीरियड के हवाले से सीखा था। और उससे पहले जो हमारा पहला लेक्चर था उसके अंदर हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है, और उसकी टेक्निक में सबसे पहले हमने पे बैक पीरियड डिस्कस किया। आज के लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज का या इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो दूसरी टेक्निक है और वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है ना। और इस टेक्निक के थ्रू हम देखेंगे कि हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर हमें क्या इफ़ेक्ट आ रहा है और उससे हमें क्या रिटर्न हासिल हो रहा है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट को इस तरीके के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो इजीली इसको क्लियर कर सकें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है, द मैनेजमेंट ऑफ कंकिल कंपनी इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ $27,000 मशीन दैट वुड रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय $7,000 पर ईयर। यानी कि कंकिल कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो ये चाह रही है कि हम एक एसेट खरीदें, एक मशीन खरीदें जिसकी कॉस्ट है $27,000 की। ठीक है ना। और उसके यूज़ से या उसके ख़रीदने से हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हर साल $7,000 से रिड्यूस हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द मशीन्स 5 ईयर यूजफुल लाइफ, मशीन की जो यूजफुल लाइफ दी हुई है वो 5 ईयर दी हुई है। कह रहे हैं कि उसके एंड में इट विल हैव स्क्रैप वैल्यू, इसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, सेल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, रेजिजुअल वैल्यू भी कहते हैं, रीसेल वैल्यू भी कहते हैं, या सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। कि एसेट की यूजफुल लाइफ ख़त्म होने के बाद जब हम एसेट को सोल्ड आउट करने जाते हैं तो उस टाइम एसेट कितनी वैल्यू पर मार्केट में बिकता है उसको सेल्वेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आप इसको ज़ीरो अज्यूम कर लीजिए। फिर कह रहे हैं द कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, और कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है उसको उसका 12% है। ठीक है जी। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि डिटरमाइन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द मशीन, मशीन के अंदर इन्वेस्टमेंट की नेट प्रेजेंट वैल्यू बताएं कि आपको कितनी होगी। अगर पॉजिटिव होती है तो आप एक्सेप्ट करते हैं प्रोजेक्ट को, नेगेटिव होती है तो आप रिजेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट को या इन्वेस्टमेंट को। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अनडिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज ओवर द इंटायर लाइफ ऑफ द मशीन, मशीन की इंटायर लाइफ के अंदर उसके टोटल अनडिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज के दरमियान कितना डिफरेंस है, ये आपने बताना है। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। 13.2 हमारी ये एक्सरसाइज है, और इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमने एनपीवी कैलकुलेट करके दिखाना है। तो हम यहाँ पर कंप्यूटेशन करेंगे अपने एनपीवी की। ठीक है जी, कंप्यूटेशन फॉर एनपीवी। ठीक है जी। और एनपीवी का फॉर्मूला हमारे पास क्या मौजूद होता है, एनपीवी का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। तो आउटफ्लो तो हमारे पास ये है कि ईयर ज़ीरो के ऊपर हमने अपना एसेट जो परचेज किया है वो कितने का किया है, 27,000 का अगर हम करेंगे तो वो हमारा आउटफ्लो होगा। तो और हर साल 7,000 रुपये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी, तो वो हमारा इनफ्लो होगा। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने मालूम करके दिखानी है। तो इसका आप एक चार्ट बना लें। एक सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉलम आपका ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास कैश फ्लोज का एक कॉलम हो जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। ठीक है ना। तो इधर एफ लगा देंगे, वो है आपके पास 12%।
ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो चीज़ आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। तो आपके पास यहाँ पर कितने ईयर हैं, ईयर 0, ठीक है ना, जिस पे आप एसेट खरीदेंगे, और उसके बाद ईयर 1, 2, 3, 4 और 5 जो आपके एसेट की यूजफुल लाइफ आपके पास गिवन है। सबसे पहले आपके पास जो कैश फ्लो है वो $27,000 का है जिसका आप एसेट खरीदेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हर साल आपके पास इक्वल जो है वो इनफ्लो है कि हर साल $7,000 से आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनओटी का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस आर अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय एन, सॉरी पावर आ जाएगी। ठीक है ना, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का मतलब रेट जो 12% गिवन है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और उसकी पावर एन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहले के लिए करेंगे इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसका फैक्टर ऐसे निकालेंगे पहले के लिए कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12% की पावर ईयर 0 है तो 0 रख देंगे, तो आपका आंसर इसका आ जाएगा 1। ठीक है जी, ये आप कैलकुलेटर में रख के कर भी सकते हैं। फिर सेकंड के लिए क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12% की पावर ईयर 1 है तो 1 करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने कैलकुलेटर पर सॉल्व करके वैल्यूज रखी हुई हैं, तो आप अपने पास चेक कर सकते हैं या एक्सेल पर भी कर सकते हैं। 0.89287143, तो मैंने पूरी वैल्यूज ले ली हैं ताकि आंसर जो है वो एक्यूरेट आ जाए। इसी तरीके से तमाम वैल्यूज में लिख देता हूँ, आप उसके बाद सिर्फ चेंज करते जाएंगे ईयर। बाकी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12% की पावर ईयर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5 रख देंगे, तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो सेकंड वाले में 0.797193.878 वैल्यू आ गई, और थर्ड वाले में 0.711780.248 वैल्यू आ गई। उसके बाद 0.63551807 आ गई। लास्ट वाले के अंदर आपके पास वैल्यू आ गई 0.567426,856। ठीक है जी। तो ये वैल्यूज आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनओटी की आ गई। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि कैश फ्लोज को अपने अपने फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैश फ्लोज को अपने फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने राउंड ऑफ करके वैल्यूज लिखी हैं। सबसे पहले 27,000 मल्टीप्लाई बाय 1 तो माइनस का 27,000 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड का करूँगा 7,000 मल्टीप्लाई बाय 0.89, तो ये आपके पास 6,250 आ जाएगा। और थर्ड वाले का 5,580.36 आ जाएगा, और थर्ड वाले का 4,982.46 आ जाएगा। फोर्थ वाले का आपके पास 4,448.63 आ जाएगा, और लास्ट वाले का 3,971.99 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज और आउटफ्लोज आ गए। ये माइनस आउटफ्लो है और बाकी ये इनफ्लोज हैं। तो जैसा कि मैंने एनपीवी का फॉर्मूला क्या बताया है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, इसका फॉर्मूला ही आउटफ्लोज को पहले लिख लें, कोई मसले वाली बात नहीं। तो डिफरेंस लेंगे तो आपके पास जो एनपीवी आ जाएगी
वो आएगी 1766.57, वो भी नेगेटिव के अंदर। जब नेगेटिव के अंदर आपका एनपीवी आ गया तो इट मीन्स कि आपने एक्सेप्ट नहीं करना, रिजेक्ट करना है प्रोजेक्ट को, ठीक है ना, या इन्वेस्टमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि आपके टोटल आउटफ्लोज यानी कि 27,000 और टोटल इनफ्लोज का डिफरेंस कितना है। तो पार्ट बी यहां कर लेते हैं, डिफरेंस ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है ना। तो टोटल इनफ्लोज माइनस टोटल आउटफ्लोज। तो टोटल इनफ्लोज कितने हैं, 7,000 पर ईयर मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस टोटल आउटफ्लो कितना है 27,000। ठीक हो गया। तो 7 5 35 माइनस 27,000, तो आपका डिफरेंस आ गया कितना, $8,000 का। ठीक है जी। तो ये आपका टोटल डिफरेंस है $8,000 का। क्या आपके इनफ्लोज उस हिसाब से ज़्यादा हैं लेकिन आपका एनपीवी माइनस में है, तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।